एक तो चेपे की और एक व्हाइट डॉट्स यानी सफेद रोली स्प्रे कर सकते हैं। वो कार्बोडोजिम को और मैनकोजेब को दोनों को अलग अलग पैकेट लाके दोनों को आपस में मिला लें और 6 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से बैग तो लीजिए यूरिया, 20 किलो लीजिए डीएपी फास्फोरस की पूर्ति करनी है क्योंकि दाना मोटा करने के लिए आपको फास्फोरस तो लगाना पड़ेगा। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे सरसों की खेती में दूसरी सिंचाई में अपन कौन कौन सी खाद लगाए और अपन पोषक तत्वों की पूर्ति अपन कौन से फर्टिलाइजर के माध्यम से करें। साथ ही अपनी फसल में सफेद रोली रोग लग रहा है, इस समय व्हाइट डॉट्स आ रहे हैं। सर जी, कई किसान भाई कॉल कर रहे हैं कि हमारी जो फसल है उसमें व्हाइटनेस आ रही है, पत्तियां सफेद हो रही है और तने पर भी सफेद सफेद पाउडर सा आ रहा है। तो इसका नियंत्रण कैसे करें, इसकी तमाम जानकारी हमारे बीच में मौजूद है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, जो तमाम जानकारी देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। सर जी, आप किसान भाइयों को ये तो बताएंगे कि अपन दूसरी सिंचाई कब लगाए और कौन कौन सी खाद हमें इस समय लगानी है। तो उस सबसे पहले तो आप ये बता दें उनसे पहले कि किसान भाइयों की जो समस्या आ रही है, प्रमुख समस्या व्हाइट डॉट्स की, उसका नियंत्रण किसान भाई कैसे करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, सरसों के अंदर दो ही बीमारी आती है, एक तो चेपे की और एक व्हाइट डॉट्स यानी सफेद रोली। वो पत्तों के अंदर क्या है, ये पत्ते हैं ना आपके, अब ये पत्ता बिल्कुल सुरक्षित है, कोई रोग नहीं है इसके अंदर और रोग होंगे भी नहीं क्योंकि हमारा फार्म है। पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं और इसमें दवाई का पहले ही जिस टाइम पे हम पोषक तत्व तो देते हैं ना, उसी में मिला के दवाई दे देते हैं, तो आएगा भी नहीं इसमें रोग। जो किसान भाई नहीं दे पाया और उसकी बीमारी आ गई सफेद रोली की, तो उसमें क्या होता है, ये जो पत्ते रहते हैं ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, वो क्या सफेद सफेद डॉट्स आ जाते हैं यहाँ पे और वो धीरे धीरे निचले पत्तों से चालू होकर ऊपर तक पहुंचता है। क्योंकि हमेशा ये जो सफेद रोली का रोग है या रोली जो भी, ये जो फंगस है, ये क्या हमेशा जड़ से चलती है, नीचे नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, कभी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आती है ये। तो ये क्या जड़ से ऊपर की तरफ चलती है। तो जब फंगस जमीन के अंदर आ गई तो फिर वो नीचे के पत्तों पे आएगी, नीचे नीचे के पत्तों से फिर ऊपर के पत्तों तक बढ़ती जाएगी। अब ये डोर्स आते आते ये पत्ते क्या पीले पड़ के खराब हो जाएंगे। अब पीले पड़ के खराब हो जाएंगे फिर ऊपर के होंगे और सारे पत्ते ऐसे हो जाते हैं। अब जब पीले पत्ते होने के बाद में वो क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, भोजन बनाते हैं पौधे के लिए, वो क्रिया बंद हो जाती है, वो निष्क्रिय हो जाती है। बीमारी आपके पास है तो पोषक तत्व तो पड़े रह जाएंगे आपके, वो ग्रहण करेगी नहीं जड़ें, क्योंकि पत्तों के अंदर भी वो फंगस की बीमारी आएगी और जड़ में भी आएगी। तब जड़ों का विकास नहीं होगा और जड़ों का विकास नहीं होगा तो आपका पौधा बढ़ेगा नहीं तो आपका फसल जोर खाएगी कैसे। तो किसान भाइयों, पहले तो इसका निवारण यह है कि आप एक प्रति एकड़ यदि कोई भुरखाव करना चाहता है पोषक तत्वों के अंदर, जो हम पोषक तत्व बताने जा रहे हैं, आगे बता रहे हैं आपको, उसमें ही मिलाना है 1 किलो तो कार्बोनोजेम और 1 किलो मैनकोजेब। अब ये कार्बोनोजेम मैनकोजेब क्यों बताते हैं, सबसे सस्ते फंजीसाइड है और काम भी बहुत अच्छे करते हैं, ये बहुत अच्छे काम करते हैं। तो क्या है, इसमें सिस्टमिक भी आ गया और कॉन्टेक्ट भी आ गया। एक फंजीसाइड तो सिस्टमिक है, वो पौधे के इंटरनल घुसेगा, और दूसरा जो मैनकोजेब है वो कॉन्टेक्ट है, जहां भी उसकी कॉन्टेक्ट होगा बस वो फंगस को खत्म कर देगा। और ये जो सिस्टमिक है ये पौधे के इंटरनल घुस जाएगा, सिस्टम में घुस जाएगा पौधे को, और जितना भी अंदर तने के अंदर पत्तों के अंदर जो बीमारी है उसको खत्म कर देगा। तो किसान भाई, जिनके व्हाइट डॉट्स आ गए तो वो बिल्कुल अब देरी नहीं करी, वो क्या है कार्बोनोजेम और मैनकोजेब, यदि उन्होंने दूसरा पानी लगाना है भाई, 1-2 दिन में 5 दिन में दूसरा पानी लगाना है और उनकी फसल बड़ी हो गई, तो वो साथ में मिला के पोषक तत्वों में और बुरकाव करके और पानी ऊपर से चला दे। साइड बताया वो पानी के साथ में जड़ तक चले जाएगा, जड़ से ग्रहण करके और वो पत्तों तक कार्बोनोजेम आ जाएगा, पूरी पत्तियों को सुरक्षित कर देगा। दूसरी बात, जिन किसान भाइयों की फसल छोटी है और वो स्प्रे कर सकते हैं, तो स्प्रे से ज्यादा लाभ होगा, बजाय आप पोषक तत्वों में मिला के बिजाई करोगे। फायदा तो उससे भी होगा, मगर क्या है कि इससे ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा स्प्रे से, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट पत्तों के अंदर स्प्रे होगा ना, तो पत्तों से कांटेक्ट होगा, वो तो स्प्रे कर सकते हैं। वो कार्बोडोजिम को और मैनकोजेब को दोनों को अलग अलग पैकेट लाके दोनों को आपस में मिला लें और 6 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे करें। अब स्प्रे में भी एक सावधानी है आपको कि जिन टंकियों से आप खरपतवार नाशक, जैसे गेहूं में खरपतवार नाशक की दवाई करते हैं और कई फसलों में खरपतवार नाशक की दवाई करते हैं, उन टंकियों का इस्तेमाल कभी ना करें, भूल कर भी नहीं करें। आप कहीं सोच लो कि साहब हम तो साबुन के पानी से धो लेंगे, हम तो गर्म पानी से धो लेंगे, हम तो एसिड से धो लेंगे, हम तो पेट्रोल से धो लेंगे साहब, मगर कभी भी किसान भाइयों, जो खरपतवार नाशक के जो तत्व होते हैं वो क्या है,
बिल्कुल उसमें सेलेक्ट रहते हैं, कुछ तत्व तो उसमें रह ही जाते हैं। और जो ही आपने सरसों के ऊपर स्प्रे किया और सरसों को वो जो तत्व है ना बहुत थोड़े से भी वो उसको खरपतवार मान लेते हैं और आपके पत्तों को सुकड़ा देते हैं। अब ऊपर की तरफ सुकड़ेंगे तो आप क्या बोलोगे कि सर ने दवाई गलत बता दी, तो साहब हमारी तो फसल खराब हो गई। तो विशेष सावधानी बरतें कि आपको खरपतवार नाशक की जो टंकी है उससे कभी ना स्प्रे करें, उससे तो आप न करें जो ही अच्छा। आपने किसान भाइयों को बताया कि जो व्हाइट डॉट्स आते हैं उनका कंट्रोल किसान भाई कार्बनडाजिम मैंकोजेब के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद में बात आती है अपने दूसरी सिंचाई की, यानी दूसरी सिंचाई में अपन कौन-कौन से पोषक तत्व डालें, जिससे कि अपने फसल की पैदावार अच्छी हो, तेल की मात्रा भी बढ़े। तो इसके लिए अपन कौन-कौन से फर्टिलाइज़र, उर्वरक जो आते हैं, वो काम में ले सकते हैं? देखो किसान भाइयों, सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भाई अब हम दे तो क्या दें, कौन से पोषक तत्व दें और कौन से नहीं दें। नहीं भी देने होते हैं अभी दूसरी सिंचाई में, क्योंकि दूसरी सिंचाई जब होती है किसान भाइयों, सरसों फ्लावर्स पे आ जाती है और पत्ते पूर्ण रूप से बन चुके होते हैं उसमें। बाद में फ्लावर्स पे आने के बाद में पत्ते नहीं बनते हैं, वही पत्ते क्या है फसल को खड़ी रखते हैं, वही पत्ते क्या है आपके दाने को मोटा बनाते हैं, वही पत्ते क्या है आपकी तेल की मात्रा बढ़ाते हैं। तो पैदावार को बढ़ाने में अभी जो पत्ते हैं वही पत्ते प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बनाते रहते हैं और पौधे को देते रहते हैं। तो किसान भाइयों अब जो पत्तों को हानि हो गई, जो पत्तों में वाइट मतलब आप जैसे जो ही खाद दोगे वो पत्ते खराब हो गए खाद से, तो फिर क्या है आपका उत्पादन घटेगा। तो सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कौन से देने और कौन से नहीं देने। तो किसान भाइयों देखो खड़ी फसल में अब जब फ्लावर्स पे आ गई तो पोटाश तो आपको देना ही नहीं, चाहे कोई भी यूट्यूब वाला कह दो, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट है। हम किताबी ज्ञान से ही नहीं बताते किसान भाइयों, हम प्रैक्टिकल भी करते हैं हमारे फार्म में। हमारे फार्म में ये फार्म हमारा ही है और इसमें प्रैक्टिकल चलते रहते हैं। जिन प्रैक्टिकल से हानि हो गई उसको हम आप तक पहुंचाते ही नहीं है, उस चीज को हम रोक लेते हैं और हम आपको बता भी देते हैं। अब कारण बताता हूं मैं क्यों नहीं दें पोटाश, क्यों नहीं दें साहब। पोटाश इसलिए नहीं देना है कि पोटाश करता है बहुत गर्म, और क्या वो पत्तों पे रह गया ना, बारीक बारीक रहता है वो नमक की तरह, बहुत बारीक रहता है। तो कुछ क्या है अपन जो ही बिजाई करते हैं ना तो पत्तों पे रह जाता है, चाहे पत्ते सूखे हो चाहे उसमें ओस हो नहीं हो। पत्ते क्या सरसों के चौड़े रहते हैं उनमें कुछ रह जाता है। अब जो ही ओस पड़ी, रात को ओस पड़ेगी और वो क्या है उस ओस में वो पिघल जाएगा पूरा जो आपका पोटास है वो, और जो ही पिघला जो ही आपका पत्ता वहां से खराब हो जाएगा। अब जो ही पत्ता खराब हुआ तो वो पत्ता क्या है व्हाइट डॉट्स वगैरह ये सारे चीज उसमें आ जाते हैं, पूरे पत्ते जल जाते हैं, छेद छेद से हो जाते हैं उसमें। तो वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन नहीं बना पाता। तो फिर भोजन ही नहीं बनेगा, आप भूखे रहोगे तो कमजोर नहीं होगे। वैसे पौधा भी एक तरह से उसमें जीव ही है, वो भी भूखा रहता है, उसकी पत्तियां बनाती है उसके लिए भोजन। खनिज लवण जो खाद उर्वरक वगैरह तो जड़ों से मिलता है, बाकी जो भोजन है ना वो पत्ते बनाते हैं। नीचे जड़ खनिज लवण और पानी और खाद की पूर्ति ऊपर से करते हैं और वो भोजन बना के नीचे जड़ तक भेजता है पत्ते, और फिर पौधा ग्रोथ करता है। ऐसी इसकी क्रिया चलती है किसान भाइयों। तो क्या है कि आपको पोटाश तो भूल के भी नहीं लगाना है। आपकी सरसों यदि फ्लावरिंग फ्लावरिंग पे आ गई हो तो, क्योंकि फ्लावरिंग पे आने के बाद में पत्ते वही रहते हैं। हमने पहले पानी में पोटाश बताया, तो वो क्यों बताया कि पत्ते जल भी गए ना हमारे किसान भाइयों के, छेद छेद से भी हो गए ना, तो दोबारा पत्ते दूसरे दिन में तीसरे दिन तो पत्ते दूसरे आ जाते हैं और वो जबरदस्त आते हैं और वो पत्ते रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वो क्या है कि फसल ग्रोथ में रहती है। जिनकी फसलें कमजोर हैं और जिनकी फसलें अच्छी है पोषक तत्व तो पूरा लगा दिया, वो न लगाए तो भी चलेगा। ये जो हम डोज बता रहे हैं उससे आधी ले लोगे तो भी चलेगा। और जो बिल्कुल भी नहीं लगाया और उनकी फसलें अच्छी है, फास्फोरस की पूर्ति उन्होंने कर दी, नाइट्रोजन की उन्होंने कर दी, सल्फर की उन्होंने कर दी और पोटाश की उन्होंने पूर्ति कर दी ना पहले ही सही, तो उनको कोई आवश्यकता नहीं है। और जिन किसान भाइयों की भाई मेरी फसल और भी अच्छी हो, एक बैग तो लीजिए यूरिया, 20 किलो लीजिए डीएपी, फास्फोरस की पूर्ति करनी है, क्योंकि दाना मोटा करने के लिए आपको फास्फोरस तो लगाना पड़ेगा। और तेल की मात्रा ये बढ़ाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, सल्फर। अब सल्फर क्या काम करेगी साहब, दोबारा फिर आपने सल्फर बता दी। सल्फर का काम मेन ये है, अभी काम करेगी सल्फर। जिन किसान भाइयों ने लगा दी, जैसे हमने 5 किलो डोज पहले बता के चली है, तो 5 किलो लगा दी, उनकी उनकी सरसों बेस्ट भी है, उनमें फंगस भी नहीं आया, क्योंकि हमारे पास कॉल्स आते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं, उससे हमको पता चल जाता है उनका अच्छा रिजल्ट है। जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे ज्ञान के माध्यम से उन्होंने करी है ना खेती, उनकी बेस्ट है, पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा रिजल्ट है उनको, अच्छी फसल है उनकी। तो किसान भाइयों 5 किलो आपने लगा दी, तो 3 किलो प्रति एकड़ की अब भी लगा के चलना है। वो क्यों लगा के चलना है कि देखो जो भी कोई पोषक तत्व है उसकी 40 दिन 50 दिन की म्याद रहती है, उसमें उसका जो कार्यकाल है पोषक तत्व का वो खत्म हो जाता है। तो अब क्या है कि मेन सल्फर की आवश्यकता अब होती है। अब क्या काम करेगी वो
देखो एक तो जो व्हाइट डॉट्स आ रहे हैं, जो सफेद रोली है, उसको खत्म करेगी वो, उसको रोक के रखेगी। दूसरी बात क्या है कि आपके अब पाले की संभावना आगे चल के पाला गिर सकता है, तो वो पाले से भी बचा के रखेगी जमीन को, और आपके पौधे को गर्म बना के रखेगी वो। दूसरी बात, आगे चलते तेल की मात्रा, अब आपको लेब भी चाहिए तो लेब को भी बढ़ा के रखेगी। ये कार्य है सल्फर के। तो आपको सल्फर 3 किलो प्रति एकड़ तो देना ही है। अब देना कौन सी है? आपको देना है दानेदार बेंटोनाइट 90%। और वो भी क्यों देना है कि वो डायरेक्ट जमीन पे जाएगी, आपके पत्तों पे नहीं रुकेगी वो। तो आपको डीएपी नहीं मिलता है तो सिंगल सुपर फॉस्फेट लीजिए, एक कट्टा, एक कट्टा सिंगल सुपर फॉस्फेट का और एक कट्टा यूरिया का आपस में मिला लीजिए, और दानेदार लीजिए कि पत्तों पे नहीं रुके। दोनों को मिलाइए और उस टाइम पे देना है जिस टाइम पे ओस खत्म हो जाए। पत्तों पे 12 बजे बाद में देना है और बाद में पानी चलाना है। सर जी, आपने किसान भाइयों को बताया कि जो सफेद रोली रोग है उसका नियंत्रण कैसे करें, कौन-कौन सी खाद अपन को डालनी है जिससे तेल की मात्रा बढ़ेगी, फलियाँ अच्छी निकलेगी, जड़ों का विकास होगा। तो इन खादों का प्रयोग करके अच्छा लाभ किसान भाई ले सकता है। इसके अलावा भी अपने सरसों की फसल के संबंध में, फर्टिलाइज़र के संबंध में कोई विशेष बात हो, तो वो भी आप किसान भाई तक शेयर करें ताकि किसान भाई सावधानी बरतें और अच्छे पैदावार ले सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, हमने सारी चीज़ें बताई आपको कि आपके पत्ती धब्बा रोग आए, सफ़ेद रोली रोग आए, तो आपको क्या करना है। और रही बात ये कि आपको कौन-कौन से खाद देना है, हमने साफ मना ही कर दिया कि पोटाश का। पोटाश का क्यों मना कर दिया? यदि आपकी फसल छोटी है तो आप पोटाश लगा सकते हो, पत्ते दूसरे आ जाएँगे। मगर जिनकी फसल फ्लावर पे आ गई, वो पोटाश नहीं लगाएँगे, क्योंकि पोटाश से पत्ते जलेंगे, और पत्ते जलेंगे तो भोजन नहीं बना पाएँगे, और भोजन नहीं बना पाएँगे तो पैदावार घटेगी। और आपको कभी भी कोई भी फसल में पानी से पहले ही पोषक तत्व लगाने हैं, बाद में पानी चलाना आपको। ऐसा नहीं हो कि आप पहले तो पानी लगा दो और फिर बाद में पोषक तत्व भुरकाव कर दो। उससे क्या है कि जितने भी आपके जो खरपतवार पड़े हैं ना नीचे, खरपतवार जो उग जाते हैं, उनको वो पोषक तत्व लग जाते हैं, और वो क्या है, वो आपकी फसल से भी ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं। चाहे सरसों की फसल हो, चाहे गेहूँ की फसल हो। तो आप सरसों की फसल में, खड़ी फसल में जब ये पोषक तत्व लगाएँ, तो हमेशा जब पत्तों पे ओस की मात्रा नहीं रहे, उसी टाइम पे लगाना है। किसान भाइयों, सर के द्वारा बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। इसके अलावा भी अपने गेहूँ की खेती, सरसों की खेती में और भी कोई समस्या हो, जैसे चेपा की समस्या है, आगे चलकर और भी कोई समस्या आती है, चाहे सब्जी वर्गीय फसलें हो या अन्य कोई भी फसल हो, उसके बारे में तमाम जानकारी समय-समय पर सर के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे और आप किसान भाई इन जानकारियों का फ़ायदा लेते रहिए। तो मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान।